नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं जो दैनिक जागरण का डेली का हमारा डिस्कशन रहता है उसको। आज तारीख 21 फरवरी और जानते हैं 21 फरवरी के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी खबरें हैं जो हमें जानने चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कल चुनाव हुआ था 2 राज्यों में, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। तो बोला गया है कि पंजाब में जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा रहा है रदर उत्तर प्रदेश के। तो खबर है मतदान में पीछे रह गया उत्तर प्रदेश। चलिए, वैसे वोटिंग राइट्स की बात है और हमें करना चाहिए, वोट करना चाहिए, हमारा एक अधिकार है। और आगे इसी पेपर में आज एक विचार भी आया है, वो जब वहाँ पे आएगा तो हम चलेंगे। वो होता है ना कि एक वोट से क्या बदल सकता है, तो ऐसा नहीं है, एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है। आप देखें तो देखें। बाकी आप सुन रहे होंगे कि पिछले दिन से बहुत चुनाव आयोग, वोटिंग राइट्स, ये सब कुछ चल रहा है और बहुत दिन तक चलेगा भी। तो बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो जो चुनाव आयोग होता है उसका अगर हमारे एजुकेशनली या एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए तो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल से या किस अनुच्छेद से ये संबंधित है। तो चुनाव आयोग जो है वो 324 आर्टिकल से संबंधित है। इसमें इसके बारे में बात की गई है। बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, तो एक इसको फंडामेंटल राइट्स भी मान लिया गया है। एंड अगर बात करें कि किसके बेसिस पे होता है, तो जो अनुच्छेद 326 है उसमें ये बताया गया है कि एडल्ट जो सफरेज होता है ना, मतलब 18 साल की उम्र के बाद हम अपने मतलब इतने काबिल हो जाते हैं या हमारे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर आ जाती है कि हम वोट कर सकते हैं। तो जो एडल्ट सफरेज की बात हो रही है कि मतलब कब से वोटिंग का एक जो आयु है वो निर्धारित की गई है, तो वो आर्टिकल 326 में दिया गया है। तो ये 2 बातें हमारे एग्जाम के लिए थोड़ी सी जरूरी हो सकती हैं। मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें। आगे कुछ है वही राजनीतिक बातें हैं। यहाँ पर है यूक्रेन, भारत ने यूक्रेन स्थित दूतावास में तैनात कर्मियों के परिवार को बुलाया। तो जो दूतावास में वहाँ पर होते हैं, जैसे हमको पता ही है कि हमारे जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं फ़ॉरेन में, तो उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ रहती हैं, उनके परिवार भी उनके साथ रहते हैं। तो या बहुत सारे कर्मी होते हैं जो उसमें जो हमारे एम्बेसडर होते हैं उनका सपोर्ट करते हैं। तो उन सारे सब लोगों का बोला गया कि अपने परिवारों को आप वापस भेज दीजिए, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो रही है यूक्रेन और रशिया विवाद में। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे है कि बड़ी सख्ती, नशे के सौदागरों को 2 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। तो अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीबी है उसने एक नया अपना आदेश जारी किया और उसमें बोला गया है कि इस तरीके से मामले में अगर नारकोटिक्स को लेते हुए या उसको बेचते हुए लोग पकड़े जाते हैं तो उनको 2 साल से पहले जमानत नहीं दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि नशा जो है वो ना ही युवाओं को तहस नहस करता है, एक देश की पूरी जो इकोनॉमी है या उसका जो मतलब मजबूती है उसको ही तहस नहस कर देता है। आगे बढ़ लेते हैं। वही 2013 में सपा के आतंकी हमले, ये चुनावी माहौल है तो बातें आएंगी ही। बाकी राजधानी दिल्ली की कुछ ऐसी खबरें हैं। अभी कोविड कोरोना जो हमारा है उसका जो संक्रमण दर है वो 1.04% हो गई है, 4 लोगों की मौत हुई है। ये अभी तो कोरोना का जो बोल सकते हैं कि प्रभाव है एकदम से ख़त्म ही हो गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए होगा 100 टीमों का चयन। तो आपको पता ही, जैसे आप देखते हैं ना, एक चैनल में एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक करके। तो शार्क टैंक एक ऐसा प्रोग्राम है, हालांकि आपको पता ही होगा बट थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शार्क टैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं और उनको लोग फाइनेंशियल सपोर्ट फिर प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली का ये दूसरा सेशन होगा। दिल्ली क्या करता है, इसी तरीके से बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लाता है। इसमें लोगों को बुलाता है, टीमों को बुलाता है और 100 टीम, मतलब इसमें तो बोला गया कि 100 टीमों को चयन करेंगे। उसमें लोगों के आते हैं, उनके इनोवेटिव आइडियाज़, उनका किस किस तरीके से वो और बिजनेस के वो ला सकते हैं, बहुत सारे अच्छे क्या कहते हैं मुद्दे, आइडियाज़, उसके बारे में बात होती है। और फिर जो उनमें पोजीशन अच्छी होती है उनको चुना जाता है। तो बोला गया है कि जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया दिल्ली के, ये दिल्ली का ही प्रोग्राम होता है कि बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में हम 100 ऐसी टीमें चुनेंगे। और ये ऐसा है कि जब यहाँ से चुन लिया जाएगा तो एक एक्सपो मतलब होता है जो कि पूरा एक भारत सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें फिर बोला गया कि इन 100 टीमों में से फिर 10 टीमों को हम 6 टीमों को चुनेंगे। और उसमें फिर जो मतलब जो जिनका आइडियाज़ होगा उनको या तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा या उनके पढ़ाई के लिए या कुछ इस तरीके से उनको मतलब फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम था, ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं अपने आइडियाज़, कि जैसे होता है ना कि बीबीए एक होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही फिर एमबीए होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि बिजनेस प्रोफेशन में आप कितना आगे तक दूर तक जाएंगे अपना जो स्किल दिखा के, तो वो भी दिखाया गया। अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा बता रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं, तो उनको उनकी फर्दर पढ़ाई को भी दिल्ली सरकार जो है वो वाहन करेगी। बहुत अच्छा स्टेप है। इसके बाद कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि पहले से ही चलती रहती हैं।
मर्सिडीज़ कार, कल आपसे बात किया था कि मर्सिडीज़ कार से टक्कर हुआ था ट्रक की, तो अभी पता चल रहा है कि किस में गलती क्या नहीं है। बात कर रहे थे यहाँ पर एक दूसरी खबर की जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में बढ़ी पक्षियों की संख्या। यहाँ पे है कि अभी होता है कि सीज़न चेंज हो रहा है, और ये आपको पता है कि वसंत ऋतु माना जाता है ये सीज़न। तो अभी क्या है कि हालांकि कुछ दिन बाद आ जाएगा, तो ये सीज़न सबसे सुहावना सीज़न होता है। तो यहाँ पे सब जगह पशु पक्षी जो होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे, अपना जो घोंसला बनाते हैं और बहुत सारे जो उनके काम होते हैं वो करते हैं। तो ऐसे ही अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन जाना जरूरी थी, इस वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और ये है दिल्ली में। तो यहाँ पे भी पक्षियों की संख्या बढ़ी है, एक सर्वे में बताया गया है। तो ये अच्छी बात है हमारी राजधानी के वातावरण का कि पक्षियों को काफ़ी मतलब भाने लगा है ये प्लेस, तो आ रहे हैं। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी आप दिमाग में रखिएगा। बाकी अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में जानिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपको टाइम मिलता है तो अपने एटलस में देखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक मतलब ये फैली हुई है। तो ये जो है हमारे जो वेस्टर्न एरिया है, गुजरात से लेके और दिल्ली तक फैली हुई है। तो इसको एक बार आप और रिलोकेट करके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक और खबर है, पाकिस्तान में 1 से 3 मास तक सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक। अब देखिए, सिंधु आयोग एक होता है, मतलब इंडस नदी जो हमारी है ना, सिंधु नदी, इंडस कमीशन है उसकी। तो क्या होता है कि वो जब आती है तो उसके पानी को लेके एक मतलब डिस्ट्रीब्यूट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि पानी किसको जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए। तो उसके बाद 80-20 का रेशियो बना, 80% पाकिस्तान को जाता है और 20% उसका जो पानी होता है वो इंडिया को मिलता है। तो अब ये चीज़ें होंगी कैसे, इनके नियम कानून कौन से बनेंगे, क्या होंगे। तो इसके लिए एक सिंधु आयोग मतलब इंडस कमीशन बनाया गया। इंडस कमीशन क्या होता है कि हर साल बैठता है और उसमें किसको क्या दिक्कत हो रही है, पाकिस्तान को हो रही है, इंडिया को हो रही है, वो आके विचार विमर्श करते हैं और जो भी इसका सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंधु आयोग आपको समझ में आ गया कि पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि होता है ना कि आप जैसे 20% मान लीजिए पानी आ रहा है, अब इंडिया सोचेगा कि चलो ठीक है इसमें हम कोई पन बिजली या जो हमारा होता है ना कि इलेक्ट्रिक जो जनरेशन के जो होते हैं हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो होते हैं वो हम लगा दें, लेकिन अगर वो लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी अफेक्ट करेगा, तो फिर पाकिस्तान को दिक्कत होगी, या पाकिस्तान ऐसा कुछ लगाएगा तो इंडिया को अफेक्ट होगा। तो इस तरीके के अगर कुछ ऐसी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगते हैं उनको सही से हम मतलब अपना एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम सुलझा लें, सिंधु आयोग ये काम करता है। तो अभी इस बार का जो होगा वो कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। इसमें बोला गया कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस प्रतिमंडल जो हमारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल होगा उसमें 3 महिलाएं शामिल होंगी और 28 तारीख से चले जाएंगे। बात ये होती है कि इस बैठक में होता है ना कि वही जो पन बिजली योजनाएं मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, आपको देख लीजिए। बैठक के एजेंडे में क्या होता है कि भारतीय की जो पन बिजली योजनाएं हैं जिन पर पाकिस्तान को आपत्ति है वो उनकी बात होगी, उनसे बात पूछा जाएगा कि क्या है क्या नहीं। जैसे भारत की कुछ, यहाँ पर मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि भारत की कुछ जम्मू कश्मीर की ये जो पन बिजली योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। चिनाब बेसिन नदी पर स्थित है पकाल दुल, याद रखना है। इसके बाद निचली कलाई और किरू में ये बनी हुई हैं। फिर लद्दाख के नीचे कुछ छोटी पन बिजली योजनाएं भी हैं। तो पूछा जा सकता है कि पकाक दुल या निचली कलाई और किरू किस नदी पर या कहाँ हैं, तो ये चिनाब बेसिन पर, जम्मू एंड कश्मीर पर है। तो आई होप आपको सिंधु आयोग और जो चीज़ें आपसे साथ शेयर की हैं समझ में आ गया होगा। यही खबर है, पाकिस्तान अभी जाएगा हमारा प्रतिनिधिमंडल और वहाँ पर जाकर बात करेगा। फिर अभी मोदी जी पूर्वोत्तर एरिया में घूम रहे हैं तो उन्होंने बोला कि 21वीं सदी में विकास, भारत के विकास का इंजन बनेगा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर मतलब हमारे जो ईस्टर्न एरियाज हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, वो उस साइड के जो 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं वो सारे। तो उन्होंने बोला है, उत्साहवर्धन किया है। और ये कब बोला है, अरुणाचल प्रदेश के 36वें स्थापना दिवस पे। तो इस अरुणाचल प्रदेश को आज से 36 साल पहले स्टेट का दर्जा मिला था और उनका कल मतलब 20 फरवरी को तो उसको संबोधित करते हुए उन्होंने बोला है। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि जो किसान ड्रोन है आजकल गवर्नमेंट उन पर बहुत फोकस कर रही है और किसानों को दे भी रही है। तो मध्य प्रदेश में कृषि कार्य के लिए किराए पर भी मिलेंगे जो किसान ड्रोन्स हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी आपको पता ही है एयर इंडिया को अभी खरीद लिया है किसने, जो हमारी टाटा ग्रुप ने है। और टाटा ग्रुप ने अपना जो एक नवनियुक्त CEO बनाए हैं उनका नाम है एल्कर IC। तो उनके बारे में कुछ जांच करेगी, पृष्ठभूमि उनको बताएगी। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो LIC के जो एयर इंडिया के अभी या टाटा ग्रुप के जो टाटा ग्रुप एयर इंडिया है उसके CEO कौन है, तो एल्कर IC हैं। इसके बाद नेक्स्ट खबर कुछ ऐसी हैं जो कि
आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस साल सीमा विवाद सुलझाएंगे असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसको सिर्फ यहाँ पे बताने का यही जरिया है कि सिर्फ हमारा इंटरनेशनल जो सीमा विवाद नहीं होता, वो तो होते ही हैं, हमारे स्टेट्स में भी सीमा विवाद होते हैं ना कि जैसे उत्तराखंड का कोई एरिया है यूपी से जुड़ा हुआ है, या यहीं देख लीजिए आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, तो वहाँ पे भी कुछ मतलब सीमा विवाद को लेके चीज़ें होती हैं, और जिसको बैठ के फिर आपस में सुलझा लेते हैं। हालांकि घर की बातें होती तो सुलझा लेते हैं आराम से। बाकी एक यहाँ पर ये एथिकल वैल्यूज़ वाला एक क्या कहते हैं खबर है। कोविंद अपने जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने बोला है कि मानवता को आस्था के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। मतलब वही है कि जो आपकी ट्रस्टशिप है ना, वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, मतलब ह्यूमैनिटी अलग है। अब आप होता है ना कि कभी आपको एक आस्था होती है, जैसे कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं इनको ऐसी आस्था होती है, या कुछ ऐसे उन लोगों का मानना है कि किसी की बलि दो तो देवी खुश हो जाएंगी या भगवान खुश हो जाएंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। बट अगर ह्यूमैनिटी बेसिस पे देखा जाए तो किसी बेचारे निर्दोष जीव को क्यों मारना। तो ये उनका एक मतलब एक कथन है, थोड़ा सा बस वही वैचारिक था, तो आपके साथ मैं सोचा कि चलिए वो कर लेते हैं। इसके बाद कुछ वही चुनावी समर आपको चल रहा है, बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने आचार संहिता और 144 का किया उल्लंघन। रोज़ आता है, जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं। हमें बस आपके साथ ये शेयर करना है कि आचार संहिता क्या होती है और 144 जो धारा है वो क्या है। तो आचार संहिता जो है ना, वो क्या होता है, संहिता मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अब आचार संहिता क्या है, जैसे चुनाव की घोषणा हो गई किसी एरिया में, मैं लेमन तरीके से समझा रहा हूँ आपको कि किसी एरिया में चुनाव की घोषणा हो गई, तो उस चुनाव की घोषणा हुई है तो आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगेगी मतलब कुछ नियम तो बनेंगे ना, कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे कि आपको ये कर रहना है, वो करना है, फ़ोन से आपको नहीं, पब्लिकली आपको नहीं, क्या कहते हैं, प्रचार करना है, कुछ तो रूल्स होंगे, आपको पैसे नहीं देना है। तो वो उन सारे रूलों को मिला के एक संहिता बनाएगी। तो आचार संहिता क्या होती है, कुछ ऐसे नियम जो कि चुनाव की घोषणा के बाद उस जगह पर लग जाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद है धारा 144 क्या होती है। तो धारा 144 एक मतलब कर्फ्यू का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे राज्य सरकार को या सुरक्षा जो एजेंसी हैं उनको ये लगता है कि सुरक्षा से संबंधित कोई खतरा है या दंगा वगैरह की आशंका हो सकती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि भीड़ को इकट्ठा ना होने के लिए एक धारा 144 लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग एक जगह, वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में। अगर कोई ज़्यादा वो है तो कभी कभी 2 लोगों का, कभी 3 लोगों का, बट ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। ये धारा 144 है। तो यही बोला गया है कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को एकत्रित कर दिया हो, तो 144 का उल्लंघन हुआ और आचार संहिता। आई होप 2 चीज़ें आपको क्लियर में दिमाग में हो गई होंगी। बाकी सोनू सूद को आयोग ने घर भेजा और उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की गई है कि मतलब वो कुछ जाके और अपने जो उनकी सिस्टर चुनाव लड़ रही हैं सोनू सूद की, उनके पक्ष में वोटिंग की बात कर रहे हैं। तो चुनावी बातें हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद एक यहाँ पर ये है, एक जिस्म 2 वोट, सोहना और मोहना ने किया मतदान। अब देखिए यहाँ पर एक इथिकल क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक बॉडी को एक मतलब वोटिंग राइट होता है या 2 माइंड को, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग दिमाग हैं बट बॉडी एक ही है। तो हालांकि ये चीज़ क्लियर नहीं है अगर हम आपसे क्लियरली कुछ बता पाएँ, बट वही है कि एक आइडेंटिटी को एक वोट मिलता है, और एक आइडेंटिटी मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे एक ही बॉडी में 2 लोग रह रहे हैं, हालांकि 2 लोगों का नाम है, उनका अलग अलग मतदान कार्ड जो होता है वो भी बना है। तो इस वजह से एक एथिकल वैल्यू ऐड हो जाता है कि क्या है, मतलब एक बॉडी को एक चुनाव चिन्ह मतलब वोटिंग राइट है, या फिर उस बॉडी के अंदर जितने दिमाग काम कर रहे हैं या जितनी आइडेंटिटी काम कर रही है। क्योंकि अगर आइडेंटिटी काम कर रही हैं तो आइडेंटिटी तो क्या ही बोलेंगे, कभी कभी होता है ना, जैसे एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है कि एक ही इंसान अपने अंदर 2 लोगों को महसूस करता है। तो क्या उस तरीके से उस क्या कहते हैं कंडीशन में भी 2 वोट होने चाहिए उस इंसान के, या जितनी पर्सनालिटी उसके अंदर है वो उतने वोट होने चाहिए, या इस तरीके का। तो एथिकल वैल्यू है, बट आपके दिमाग में डालने के लिए ये बात चीज़ मैंने आपसे शेयर की। 2022 का महासमर, फिर वही बातें, कोई जहर उगल रहा है, कोई कुछ, ये मतलब बातें हैं। चलिए, मैंने बोला था ना कि वोटिंग राइट्स का क्या है, तो यही था। अभी एक गाना होगा कि यूपी में काबा टाइप, एक सिंगर थे उन्होंने गाया था, काफ़ी फेमस हुआ वो गाना। तो उसी तरह से एक है कि एक वोट में काबा, तो कहना कि देश का मुकद्दर बा। आप डाल के तो देखो अपने उस राइट को, मतलब वही होता है ना। वो एक चीज़ और है कि मेरा पर्सनल खुद की सोच है कि करप्शन जो होता है ना, करप्शन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हम अपने अधिकार लेना छोड़ देते हैं। अगर हमें अपने अधिकारों का पता है और अपने जो हक है हमारा, वो अगर हम लेंगे तो करप्शन होगा ही नहीं।
करप्शन वही होता है जब लोग अपना हक ले नहीं पाते या लेने की कोशिश नहीं करते। तो वोट हमारा हक है और हमें वो देना चाहिए, बहुत कुछ बदल देता है एक वोट। बाकी आपको पता ही है कि कुछ कल परसों ऐसा हुआ था कि आतंकी हमले में 2 जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। तो वो आतंकी लश्कर थे, उनकी साजिश नाकाम की और उनको फिर से पकड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट खबर है, दोषियों को समाज में रखना आदमखोर तेंदुए को छोड़ने के समान है, अदालत ने कहा है। अहमदाबाद हाई कोर्ट में जो लोगों को सजाए मौत दी है, उनके बारे में कहा गया कि ऐसे दोषी लोगों को समाज में रहने ही मत रहने देना चाहिए। वो चाहे किसी का आतंकवादी टाइप का कोई एक्ट हो या किसी के साथ यौन उत्पीड़न वाला एक्ट हो या किसी भी तरीके का हो, ऐसे अगर ऐसे दोषी समाज में रहेंगे तो वो आदमखोर है, क्योंकि उनको मौका मिलेगा। होता नहीं, एक कहावत है, चोर की चोरी चली जाए पर लौका डाल ही ना जाए। हमारे यहाँ की एक लोकल कहावत है। तो वही होता है कि कोई भी इंसान है ना, अगर वो दोषी है या उसकी मेंटालिटी इस तरीके की है, तो उसको जब मौका मिलेगा वो उस तरीके का जो कार्य है या एक्ट है वो ज़रूर करेगा। तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और उनको डिजर्विंग प्लेस जो होता है, जेल या ऐसे ही कुछ, वहाँ पे रखना चाहिए। चलिए, बहुत ज्ञान हो जा रहा है। बाकी कुछ ऐसी बातें हैं कि चंबल नदी में वो गिर गई है कार, और तो नॉर्मल खबरें हैं, ये होती रहती हैं। काफ़ी दुख भरी होती हैं कि कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते और जो परिवहन निगम है इतनी ज़्यादा सतर्कता बताता है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं जोश में आ जाते हैं या कुछ चीज़ ऐसी हो जाती हैं कि उनके साथ बहुत अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है। बाकी नेक्स्ट है यूक्रेन संकट। आपको पता ही कि यूक्रेन संकट चल रहा है, रोज़ आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे बस ये डाल लेते हैं कि ऐसे क्या हो सकता है जिससे भारत प्रभावित हो सकता है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो तनातनी हो रही है ना, पूरे दुनिया पे 2 बड़े राष्ट्रों के बीच में या किसी भी राष्ट्रों के बीच में जब तनातनी होती है और युद्ध लेवल की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं देश के हर एक दुनिया के हर एक देश को असर पड़ता है। तो भारत भी उनमें से कोई ऐसा तो है नहीं कि भारत नहीं पड़ेगा, भारत को ही पड़ेगा। क्या होगा, आपको पता है यूक्रेन में क्रूड ऑयल और पानी 2 चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। तो जब इस तरीके का होगा तो वहाँ के जो क्रूड ऑयल का खनन होगा, जो उनका एक्सप्लोरेशन होगा, वो कम हो जाएगा। तो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ठीक है। इसके बाद सैन्य, आपको पता है कि रसिया जो है वो सैन्य चीज़ों को बहुत निर्यात करता है। भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आयात करने में चीज़ों के लिए। तो रसिया अगर इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाएगा, किसी से वॉर लड़ने में इंडल्ज हो जाएगा, तो वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े उपक्रम हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो अच्छे से जो सैन्य से संबंधित चीज़ें हैं वो नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आयात में भी दिक्कत आएगी। तो इसी चीज़ का कारोबार भी प्रभावित होगा। पता ही है कि इन 2 देशों में हमारा और भी बायलैटरल कारोबार तो होता ही है, लेकिन अगर वो दोनों देश युद्ध की स्थिति में है तो हमारी कोई देश की कंपनी वहाँ पे कारोबार नहीं करना चाहेगी, तो हमारे देश का कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। ये सभी देशों के साथ होगा, बट अपना देश भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। तो एक छोटा सा ये मैंने ग्लिम्स आपके साथ पेश किया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाकी टकराव की नज़र तो आपको है ही, पता ही चल रहा है कि क्या बढ़ रहा है, इशू क्या है आपको अच्छे से पता है। और इसके बाद एक कहा यहाँ पर लिखा गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो सही है कि आप जिसके पास डंडा होता है राजा वही होता है। वो चाहे यूक्रेन और रसिया विवाद हो, चाहे नाटो और रसिया विवाद हो, वो वही होता है। बाकी यहाँ पर जो वैचारिकी में आज ज़्यादातर जो खबरें दी गई हैं वो चुनाव से जो रिलेटेड हैं, या बोल सकते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इतना मैं ज़रूरी नहीं समझता कि आपसे डिस्कस किया जाए। यहाँ पे अगर विचार विमर्श की बात करें तो भारत के वैश्विक सद्भाव का प्रतीक है स्वास्थ्य। अभी क्या हुआ, आपको पता है कि भारत और कनाडा के बीच में अच्छे संबंध है। कनाडा में जो ट्रक चालक हैं उनका विरोध भी चल रहा है, ये भी आपको पता है। तो इसमें क्या है कि कनाडा सरकार जो है, कनाडियन सरकार है, उसने क्या किया है कि जो भारत का स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, आप देख रहे होंगे, ये इसको बैन लगा दिया है। इसके यूज के लिए, इस चिन्ह को यूज करने के लिए वहाँ पर एक नया बोल दिया गया कि आप इसको अभी तक प्रतिबंधित कर रखा है इसको अभी हाल में ही। तो इससे और अब क्या हो गया कि आप सांस्कृतिक तनाव बढ़ गया है वहाँ पर, कि आप इस तरीके से सांस्कृतिक कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो एक चीज़ है, आप बताया गया कि स्वास्थ्य कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या है। बाकी खालिस्तान मुद्दा और भारत कनाडा संबंध, आपसे मैंने कल खालिस्तान बताया था कि खालिस्तान क्या है। एक ऐसा एक विजन लोगों का, स्पेसिफिकली सिख कम्युनिटी का, कि वो चाहते हैं कि सिख का एक अलग से देश हो और जिसका नाम हम खालिस्तान रखें। अब क्या होता है कि ये भारत और कनाडा के संबंधों को जिस तरह मुद्दे पे सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है, वो खालिस्तान का मुद्दा है। बात क्या होती है कि जब एक टाइम पे ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब क्या कहते हैं, हमारे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और क्या कहते हैं, अपना जो स्वर्ण मंदिर है उसमें अटैक करवाया था।
और भी बहुत सारे रीजन्स थे, तो उसमें कहानी पूरी नहीं बताता हूँ। तो क्या था कि उस टाइम पे तो जो सिख लोग बाहर थे कनाडा वगैरह देश में, उन लोगों ने भारतीयों को जमकर भ्रमित करना शुरू कर दिया, भारतीय सिख कम्युनिटी को। और तब से ये खालिस्तान का मुद्दा उपजा हुआ है, तूल मिल रहा है। और धीरे धीरे कुछ भी होता है, ये चीज़ आगे बाहर आ जाती है। तो ये स्वास्थ्य का क्या यूज है और खालिस्तान मुद्दा क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मतदान के प्रति युवाओं का उत्साह है, तो नई नवेली दुल्हन गई है एग्जाम वो मतदान डालने, अच्छी चीज़ है, वो हमारा राइट हमें देना चाहिए। बात बिजनेस की कर लेते हैं। तो कल संडे था, आपको पता ही है, अपना NSE वगैरह बनता था, तो सोना चांदी का तो पता नहीं चल पाया कितने का है। बाकी बात कर लेते हैं, ज्वेलरी निर्यात को लगेंगे पंख। आपको पता ही अभी यूनाइटेड अरब अमीरात से हमारे FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। तो हमारा देश क्या है, हमारा देश सोना चांदी है वो आयात करता है, बट यहाँ पर ज्वेलरी बना के निर्यात करता है। तो जब ज्वेलरी बन के जाती है विदेशों में, तो उसमें और अच्छे से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यही बोला गया है कि अगर हमारा FTA हो जाएगा, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ की जो ज्वेलरी है वो बगैर किसी टैक्स के, FTA का मतलब समझते हैं ना आप, कि किसी देश में अगर आप सामान बेच रहे हैं तो वो देश आप पर जो एक्साइज ड्यूटी होती है, वो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब जो टैक्स होते हैं वो नहीं लगाएगा, फ्री होगा। और उस देश को जो अपने देश में आएगा सामान, तो वो फ्री होगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी छूट मिल जाएगी, तो हमारे ज्वेलरी का निर्यात जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताया गया है कि नर्सिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर्स, ये सारे लिखे हुए हैं, इनमें चीज़ें आ सकती हैं। आई होप ज्वेलरी समझ, क्योंकि भारत मतलब विश्व का पहला ऐसा देश है जो ज्वेलरी निर्यात में नंबर 1 है। 80% जो ज्वेलरी है ना विश्व में, वो भारत से ही निर्यात होती है। हालांकि इंडिया में ही ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, विदेशों में बहुत कम लोग ज्वेलरी पहनने के शौकीन हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि हम अगर किसी का कल्चर देखते हैं तो मूवीज़ से ही देख पाते हैं, और अगर हमने हॉलीवुड की मूवीज़ या किसी भी कंट्रीज़ की मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे ज्वेलरी का उतना ज़्यादा प्रावधान नहीं होता। ज्वेलरी का हमारे यहाँ ही जब दुल्हन शादियाँ होती हैं उस टाइम पे, और कुछ ऐसे मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट विदेशों में ज्वेलरी का थोड़ा सा मतलब पहनने का जो वो है ना, वो कम है। इसके बाद नई नीति, अभी आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा एक क्या कह सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत है जो कि बहुत ज़्यादा कम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। तो अब उसकी एक नई नीति बनाई जा रही है कि उसको कैसे उत्सर्जित करना है, जिससे कि उसके 40 से 50% की जो लागत है वो और कम हो जाएगी। बाकी राष्ट्रीय फलक में देख लेते हैं, हवाला कारोबारियों के यहाँ छापामारी में 4 करोड़ जब्त, 2 गिरफ्तार। हवाला क्या होता है? हवाला एक ऐसी मतलब एक तरीके का इलीगल एक्ट होता है, जिससे ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, ये थोड़ी सी ट्रिकी कुछ चीज़ें होती हैं, बट होता है ना कि आप कुछ कहीं जाते हैं और वो घुमा फिरा के, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मान लीजिए कि इलीगल पैसे को लीगल वे में लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और इसमें अपना उनका वो ले लेते हैं कि हाँ मुझे इतना % का वो चाहिए। इसके बाद दंतेवाड़ा में 5 लाख का इनामी नक्सल ढेर। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि नक्सलिज्म है वो अपने देश के लिए सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है, और टाइम पे नक्सल अटैक्स होते रहते हैं हमारे सैनिकों पर, और बहुत ज़्यादा मतलब वो जो एरिया है वो प्रभावित होता है। अपना क्या कहते हैं, कुछ मध्य प्रदेश का और इधर छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा का भी जो है, बंगाल का भी कुछ एरिया है। तो वहाँ पे एक 5 लाख इनामी था, वो मारा गया है। बाकी इधर कुछ और खबरें हैं, जैविक खेती का अगुआ बन रहा लद्दाख। तो आपको पता ही है कि खेती में रासायनिक पदार्थों का आजकल बहुत ज़्यादा मिश्रण हो रहा है। तो जो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जो असर होता है ना, वो होता है रासायनिक खेती। और जो जैविक खेती होती है, जो हमारे जो डंक्स होते हैं, मतलब जो गोबर वगैरह होता है ना, वो गोबर को और अच्छे तरीके से मतलब उसको क्या कहते हैं, इस तरीके से और उर्वरक बनाना, ये जैविक खेती होती है। तो सिक्किम की सहायता से आज लद्दाख भी बहुत आगे बढ़ रहा है इस चीज़ में। तो और भारत सरकार भी जैविक खेती पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा जो हमारे जो रासायनिक खेती है ना, कीटनाशक, उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। एक तो फसलों के साथ साथ जो अनाज होता है ना, उसका फोर्टिफाइड, आपको एक दिन मैंने बताया था फोर्टिफाइड क्या होता है। मतलब अनाज में क्या बोलते हैं, तत्वों की जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उनका मतलब डाला जाना फोर्टिफाइड करता है। तो वो जो हमारे बॉडी के लिए तत्व मिनरल्स ज़रूरी होते हैं, वो भी रासायनिक पदार्थों के उपयोग से पैदावार तो ज़्यादा होती है, बट उसमें जो एक मतलब उसका जो अंदर जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो जैविक खेती का ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी तेज हुआ यूक्रेनी सेना और विद्रोहियों का संघर्ष, आपको पता ही है यूक्रेन वाला चल रहा है, रोज़ आएंगी खबरें। ये इधर एक खबर ये है कि पुतिन और मैक्रो शांति बनाए रखने पर सहमत है। ये देखिए, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि दोनों, वो चाहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल फ्रैंको, दोनों फ़ोन पे बात करते हैं और दोनों शांति पर अपनी प्रक्रियाएं भी देते हैं और सहमत भी हैं। बट पता नहीं ये कहाँ से युद्ध की बातें होती हैं, और इवन स्टार्ट भी हो गया है।
चलिए नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं। चीनी कर्ज के जाल को से मुक्ति को भारत के करीब आ रहा श्रीलंका। इसको मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि चीन एक ऐसा देश है, वो लोगों को क्या करता है, डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, मतलब कर्ज के जाल में फंसाता है। कैसे फंसाता है? जैसे आप मान लीजिए आप क्या, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका क्या है कि वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी नाजुक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी एक पोर्ट को डेवलपमेंट के लिए श्रीलंका को लोन दे देगा कि भाई आप हमसे ये लोन ले लो और अपने आप इस पोर्ट को, क्योंकि आपको पता ही श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसके आसपास पोर्ट ही है, मतलब वो एक बोल सकते हैं कि द्वीप टाइप है, उसके आसपास किसी भी देश की कनेक्टिविटी नहीं है, समुद्र में है। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि लोग पोर्ट बनाते हैं, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करेगी, पोर्ट बनाएगी। जब पोर्ट बनाएगी तो वहाँ पे चाइना क्या करेगा, डेप्ट उनको कर्जा दे देगा। फिर कर्जा दे देगा, वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करा देगा कि वो डेप्ट वो ना दे पाएँ, दोबारा और डेप्ट लेना पड़े और कर्ज लेना पड़े। वो क्या करेगा कि श्रीलंका को फिर और कर्ज दे देगा, इतना कर्ज दे देगा कि श्रीलंका, और वो पोर्ट भी नहीं बन पा रहा होगा। इसके बाद वो क्या करेगा, श्रीलंका कहेगा कि काम कीजिए, आप ये पोर्ट ही मुझे गिरवी दे दीजिए, आप पैसे तो दे नहीं पा रहे हो, आप मुझे पोर्ट ही मुझे दे दीजिए। तो ये इस तरीके का एक मतलब होता है कि पैसा दिया था कि हम आपका उत्थान चाहते हैं, बट इस तरीके से आपको जाल में फांस दिया कि वो डेप्ट दे कर्ज में दे दे के वो जगह खुद ही ले ली। तो इस तरीके के काम करता है चीनी जो गवर्नमेंट है, या उनका जो खुफिया तंत्र है, या उनका जो इस तरीके का तंत्र है। तो अभी क्या किया भारत ने, कहा है कि जितने आपके ऐसे पोर्ट्स हैं जिस पे आपको इतना ज़्यादा खर्चा है, हम आपको देंगे पैसे, आप चीन को वापस कीजिए, हमें आपका पोर्ट भी नहीं चाहिए, आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपने स्वामित्व में आके इन चीज़ों को कीजिए। तो इस ये जब बात ये होती है ना कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी जो उसके मुल्क हैं जुड़े हुए, उससे सबका हित चाहता है, क्योंकि उसको पता है, वो जानता है कि वो होता है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि अगर हमारे पड़ोसी अमीर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें मतलब अमीर बनना पड़ेगा और हम अमीर हो जाएंगे या सुख हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन हमारे इतने मतलब क्या ही बताएं, एकदम बुड़बक टाइप हमारे जो आसपास के हमारे नाइबर्स कंट्रीज़ हैं वो हैं कि उनको समझ में नहीं आता और कैसे फंस जाते हैं। जबकि इंडिया जैसा मतलब प्योर दिल का, आप तो समझते ही हैं, आप तो इंडियंस ही हैं। तो ये होता है कि चीनी कर्ज के जाल को अब कैसे मुक्ति पाएगा। आई होप आपको भी छोटी सी स्टोरी समझ में आ गई होगी। बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, प्लीज़ आप देखा करिए वीडियोज़ को और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, ऐसा कुछ करेंगे तो हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं। बाकी यही है कि जो चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि हम यूएनएचआरसी मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके प्रमुख को जिनपिंग में जांच करने की इजाज़त नहीं देंगे। जिनपिंग में 2 चीज़ें हुई थी, एक मतलब वहाँ पे बोला गया कि जो चीनी तिब्बत थे उन पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया था। और दूसरा है वहाँ पर कोरोना का वायरस का भी लेके थोड़ा सा, तो अब चीन है मना कर दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर एक खबर है कि तालिबान पर समावेशी सरकार के लिए दबाव बनाएगी OIC, तो अमेरिका ने कहा है। समावेशी सरकार का मतलब होता है कि आप सारे चीज़ों को समावेश कीजिए, आप एक अच्छे राष्ट्र के रूप में, अच्छी सरकार के रूप में निखरिए, वो समावेशी का। बात कर लेते हैं तालिबान को। आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने होता है ना तोप की या गोली के दम पे सरकार बनाई है वहाँ पे। हालांकि एक आतंकवादी संगठन है, बट वही है कि धीरे धीरे सारे लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, हालांकि इंडिया ने अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। बात कर लेते हैं OIC की। तो OIC एक संगठन है जिसको हिंदी में बोलते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो 1969 में हुआ था, और इसमें क्या है कि मोस्टली के सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और इनका एक मानना था कि हम इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ का और या मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका हम हमेशा उत्थान की बात करें और सोचें। IOC समझ में आ गया। अगर बात करें कि मुस्लिम तो इंडिया में भी हैं, तो क्या इंडिया IOC का पार्ट है? तो नहीं, इंडिया जो है वो IOC का मेंबर नहीं है। तो ये हो गई हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बात कर लेते हैं आगे। तो क्रिकेट में आपको पता ही है कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को क्लीन स्वीप कर दिया है, और रोहित की कप्तानी में ये हैट्रिक है क्लीन स्वीप की। बाकी कुछ चीज़ें और हैं। यश दुल ने अपने पदार्पण के रणजी मैच में दोनों पारियों में शतक मारे हैं। इससे पहले भी 2 लोगों ने मारा है, नारी कंट्रैक्टर और विराट आमटे ने। तो एक छोटी सी खबर थी, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप जानते ही होंगे। बाकी शतरंज में यहाँ पे हिंदी भाषा, आपको पता ही कि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब मदर टंग डे है, तो उसमें हिंदी भाषा को स्वावलंबन की भाषा बताया गया है और हिंदी भाषा के उत्थान की बात की गई है। तो पूरा ये हिंदी भाषा में है। एक ये यहाँ पर प्रेम में बहुत अच्छी कविता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद आजकल देख लेते हैं आज क्या क्या हुआ था। तो आज दुनिया में सबसे पहली
टेलीफ़ोन डायरेक्टरी बनाई गई थी। डायरेक्टरी समझ रहे हो ना? डायरेक्टरी मतलब होता है जिसमें सबके नंबर लिखे होते हैं। एक ऐसी नोटबुक या ऐसी बुक जिसमें सबके नंबर लिखे होते हैं। तो 1878 ईस्वी में ऐसी इस तरीके की पहली डायरेक्टरी बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? अमेरिका में। सिर्फ फ़न फैक्ट है, बाकी इतना आप परेशान मत होइए। इसके बाद आपको पता ही है कि जो हमारे शोध प्रयोगशालाओं के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ लैब, जो हमारे वो होते थे, ऑपरेशंस होते थे, उनको वो शांति स्वरूप भटनागर जी। तो इनका आज के ही दिन मतलब 21 फरवरी को 1894 जन्म हुआ था बेहड़ा में, जो कि अब पाकिस्तान में है। और बाकी ये बचपन से बहुत ही होनहार थे। होता है जो इंसान इस तरीके से महान लोग होते हैं ना, वो बचपन से ही उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो हालांकि ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके पालने में पाँव नहीं दिखेंगे, पता नहीं कौन से पाँव की बात करते हैं। बट कोई नहीं, ये खबर है, आप समझ जाइएगा। बाकी यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी, आपको पता ही है। आज के दिन ही 21 फरवरी को 1999 से, ध्यान देना 1999 से यूनेस्को ने शुरू किया था मातृभाषा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई जिस अगर किसी कंट्री का कोई मातृभाषा है तो उसको आप आगे बढ़ाइए, जागरूक बनिए। तो आज के दिन ही यूनेस्को ने इस चीज़ के लिए भी घोषणा की थी। बाकी एक खबर है, एक शोध आया, एक मतलब चिंताजनक एक खबर है, या बोल सकते हैं कि एक शोधकर्ताओं ने खबर निकाली है कि 45,000 से भी ज़्यादा समुद्री प्रजातियां जो हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल समुद्र में बहुत सारे, जैसे आपको पता है कि टैंक लीकेज बहुत, आप पेट्रोलियम जितना भी आता है समुद्र के रास्ते आता है, और तो कोई वे है नहीं। और जब आते आते क्या होता है कि रास्ते में कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि वो जो शिप आ रहा है उसका तेल रिसाव हो जाता है उसमें, तो उससे क्या होता है कि वो जो वहाँ की जो जली प्रजातियां हैं समुद्र की, उनको बहुत दिक्कत होती है। इसका आजकल कूड़ा करकट देख रहे हो, हमारा जो नदियों के इंटरलिंकिंग है समुद्र के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें जा रही है। तो ये सब प्रदूषण फैला रही है समुद्रों में। तो इस पूरे प्रदूषण की वजह से 45,000 से भी ज़्यादा जो समुद्री प्रजातियां हैं वो उनका खतरे में है, मतलब जीवन। क्योंकि वो मतलब क्या हो सकता है कि इंस्टिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमें जलवायु को मतलब परिवर्तन को रोकना चाहिए, और स्पेसिफिकली जो समुद्रों में या जो जलीय प्रदूषण है उसको किस तरीके से काम करना चाहिए रोकने के लिए। बाकी एक यहाँ पर शोध है कि ये अर्थराइटिस का होगा नया इलाज। शोध है, देख लीजिएगा इसमें क्या है। बाकी इसमें एक खबर लिखी है कि जिसे पड़ चुका है दिल का दौरा, उसे पार्किंसंस की आशंका कम होगी। बात करते हैं पार्किंसंस की। सबसे पहले तो पार्किंसंस क्या है कि एक मतलब में दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है, जिससे क्या होता है कि आदमी का शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी प्रभावित होने लगती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आदमी हो जाता है ना कि लकवा मारना, कहीं ना कहीं पार्किंसंस की एक कंडीशन होती है। दूसरी चीज़ होती है कि कभी कभी आदमी का अपने बॉडी से वही लकवा मारना ही, इस तरीके से मतलब दिमागी तरीके की बीमारी। तो उन्होंने बोला कि जिनको दिल का दौरा पड़ चुका है उनको ये होना थोड़ा सा मतलब वो उनके लिए खतरा कम है पार्किंसंस का। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि पार्किंसंस किस तरीके की बीमारी, तो आप ध्यान रखिएगा कि दिमाग से जुड़ी हुई ये चीज़ है। बाकी फिल्मी दुनिया की कुछ बातें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आके देख लीजिए। तो ये था 21